हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? लॉन्ग टाइम नो सी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमास जेआरएफ मंत्रा पे। और आज हम लेने जा रहे हैं अपनी क्लास आदिकाल का पार्ट 2। मैंने आदिकाल पे ही क्लास छोड़ दी थी तो एचपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी, जैसा मैंने टेलीग्राम पर भी बताया। अ, कुछ जो है उथल पुथल बहुत हो गई थी लाइफ। तो एचपीएससी की तैयारी भी चल रही थी और साथ में जॉब जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि सारी चीजें साथ लेके चलूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोड़नी पड़ी और कुछ चीजें जो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसमें कंटिन्यू में ऑब्वियसली हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं ही। तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट की तैयारी करते करते दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद जी की, मेरे फेवरेट राइटर जो हैं, उनकी कहानी इतनी बार पढ़ ली है कि अब जबानी जो है वो याद हो गई है। उसके अंदर एक लास्ट में जो लाइन आती है ना, उसमें वो कहते हैं कि जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन वही है। तो इसलिए आज 15 अगस्त है। ये आपके पास कल आएगी वीडियो, लेकिन 15 अगस्त जो है वो उसकी आप सबको ढेरों 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 शुभकामनाएं। हमको ये आज़ादी जो है वो कभी भी भूलनी नहीं है, क्योंकि अ, चाहे कैसा भी हो हमारा देश है और हमारी आज़ादी है और हमने बहुत मुश्किल से इस आज़ादी को प्राप्त किया है। ऐसे ही नहीं, हजारों कुर्बानियां दी है, हजारों आमरण अनशन किए गए हैं, हजारों गांधी जी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता जो है वो, वल्लभ भाई पटेल जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे और महान भगत सिंह जैसे, हमने हजारों वीर खोए हैं। हजारों वीरांगनाएं माताएं जो है उन्होंने अपने सपूत खोए हैं। हजारों बहनों ने अपनी राखी खोई है। बहुत सारे बलिदानों के बाद हमें ये जो है वो आज़ादी मिली है। तो आई होप कि आप सब अपनी आज़ादी की भी इज्जत करें, अपने देश की इज्जत करें, सिविक सेंस जरूर सीखें। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है ये वर्ड, और एक्चुअल में ये ट्रेंडिंग में है, ये सही चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। सिविक सेंस सीखना हमारी जो है वो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। पब्लिक प्लेस में चलते हुए थूकना नहीं, पब्लिक प्लेस में पेशाब नहीं करना है, पब्लिक प्लेस में कचरा नहीं फैलाना है। अगर पब्लिक प्लेस है तो उसको नाम पब्लिक प्लेस इसीलिए दिया गया कि वो हमारा ही प्लेस है। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि हमारी जागीर नहीं तो हम उसको गंदा करेंगे। कहीं पे भी थूक देना, कहीं पे भी पान फूक फेंक देना, कहीं पे भी जो है वो कचरा फेंक देना, अपने घर से बाहर निकाल कर बाहर सामने वाले प्लॉट में कचरा फेंक देना कि हाँ क्या हो गया, हमारा घर तो साफ हो गया ना। दैट्स नॉट सिविक सेंस। दैट्स एक टाइप से कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही निम्न सोच जो है उसका उदाहरण हम प्रस्तुत करते रहते हैं। मैं खुद को परफेक्ट नहीं कह रही हूँ और ये ज्ञान मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा जो है वो मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर सिविक सेंस है, दैट्स वाई मैं लोग नहीं। कुछ चीज़ों पे मैं भी बहुत गलत हूँ और उन गलतियों को मैं सुधार रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आगे आगे उन गलतियों को मैं और ज्यादा सुधारने की कोशिश करूँ। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग भी मेरी वीडियो देखें वो इस चीज को, चाहे आप मेरी वीडियो को शेयर ना करें, चाहे आप मेरे कंटेंट को शेयर ना करें, लेकिन मेरी सोच को शेयर जरूर करें कि और कुछ नहीं तो अपने देश को अगर हम स्वच्छ भी रख रहे हैं, अगर हम अपने देश की सड़कों को, टूटती टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, अगर हम कचरा नहीं फैला रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी थूक नहीं दे रहे हैं, अगर हम कहीं पे पेशाब नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने देश को स्वच्छ बनाने में 1% भी योगदान दे रहे हैं, तो हम देश की सेवा ही कर रहे हैं और हम अपनी आज़ादी की कीमत को समझते हैं। ये मेरा मानना है। तो ज़्यादा जो है वो लंबी बात मैं नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ाऊँ, और जब कभी भी ये चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी, जब कभी भी ये चीज़ें मैं इस लायक हो जाऊंगी कि इन चीज़ों को मैं बड़े लेवल पर कर पाऊँ, तो ऑफकोर्स मैं इन चीज़ों को आपके सामने भी लाऊंगी, मैं यूट्यूब पर भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी बहुत शॉर्ट वे में चीज़ें जो है वो चल रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है मैं खुद अभी फंसी हुई संकीर्णता में। तो चीज़ें जो है जब भी कभी बड़ी होंगी, जब भी कभी बड़े लेवल पर करने के लायक मैं हो जाऊँ, तो मैं भी आपको शो करूँगी चीज़ों को और आप लोगों को आगे इन्फ्लुएंस करूँगी। फिलहाल जितना मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ वो अपनी वाणी के द्वारा ही कर सकती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप सोच को जरूर शेयर करें, और कुछ शेयर करें ना करें। तो शुरू करें आज की क्लास को। आज की क्लास जो है वो हमारी होने वाली है, यूनिट 2 हमारी चल रही है हिंदी की, यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की हम तैयारी जो है वो कर रहे हैं, जिसके अंदर से जून का एग्जाम हमारा हो चुका है और अब हम कर रहे हैं जैन के लिए तैयारी।
कोशिश करेंगे कि इन आने वाले 4 महीनों के अंदर हम अपनी पूरी पूरी सारी यूनिट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, अच्छे तरीके से उनका रिवीजन जो है वो आपका काम होगा। देखो, रिवीजन का काम करवाने का काम मेरा नहीं है। हाँ, रिवीजन के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं पक्का डालूंगी, लेकिन जो नोट्स आप इन यूनिट से बनाओगे वो काम आपका होगा। नोट्स जो है वो मैं 2 बुक से बना रही हूँ, दृष्टि से सॉरी इसके अंदर जो क्लासेस मैं डाल रही हूँ वो 2 बुक से डाल रही हूँ, दृष्टि से और गोविंद पांडे की गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो बुक है उनको। तो दोनों चीजों को मिक्स करके जो है वो मैं कंटेंट डाल रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी टाइप करके डालूं, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि बातें सेम ही है, टाइप करके डालो कैसे ही डालो बात सेम है, आपके पास कंटेंट पहुंचना चाहिए। ये डाल रही हूँ, आप चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ के चल रही हूँ, हम सब कुछ जो है वो साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 के अंदर हम जो है वो हिंदी के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं जो है पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर आज का विषय जो है वो हमारा है आदिकाल का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पहले आदिकाल वाले के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले वाले में हम काल विभाजन और नामकरण कर चुके हैं, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां हम कर चुके हैं, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य भी हम कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता क्या क्या है? रासो साहित्य बचता है, अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं बचती है, विद्यापति बचती है, उनकी पदावली और लौकिक साहित्य बचता है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं रासो साहित्य, विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य। और उसके अलावा जो हमारे अमीर खुसरो हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, और हमारे विद्यापति जी हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। उसके अलावा रही बात उनकी पदावलियों की, और रही बात अमीर खुसरो की हिंदी कविताएं, मुगलियां, पहेलियां जो भी हैं वो हम कल की क्लास में डालेंगे, और कल की क्लास हमारी क्या होगी वो मैं आपको आगे जो है क्लास के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो को, माफ कीजिए, शुरू करते हैं हमारी वीडियो के पहले टॉपिक को, जो है रासो काव्य। तो रासो काव्य जो है वो 2 रूप में मिलता है, प्रबंध और वीरगीत। और वीरगीत को क्या कहा जाता है? बैलेट्स। बैलेट्स कहा किसने है? रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो में मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई 100 वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वो कुमार रासो है, और वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो। ठीक है, सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। प्रबंध का सर्वप्रथम रासो जो है वो क्या है? कुमार रासो, जिसके अंदर प्रबंध काव्य लिखा गया, पूरा एक प्रबंध लिखा गया। और रही बात वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ वीर गीत का, यानी कि जिसके अंदर वीर का जो है वो वीरों का वर्णन किया गया, तो वो बीसल देव रासो है। बीसल देव नाम का एक व्यक्ति है, उसकी वीरता के बारे में बताया गया, प्रबंध काव्य के बारे में कुमार रासो के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला क्या है? एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट लिटिल एडजस्ट एक सेकेंड, आई एम वरिड अबाउट इट, बिकॉज अगर मैंने थोड़ा सा भी हिलाया तो ये नीचे गिर सकती है, एंड मैं अपने टैब का नुकसान नहीं करना चाहती। चलिए करें शुरू। हाँ, तो रासा काव्य के अंदर सबसे पहले है हमारे दलपति विजय। दलपति विजय ने क्या लिखा? कुमार रासो, जो क्या है? प्रथम प्रबंध काव्य। याद रखनी है ये चीज, क्या है? प्रथम प्रबंध रासो काव्य। ठीक है, समय क्या रहा इसका? 9वीं शताब्दी रहा। वीर जो है इसके अंदर रस है, और राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा गया प्रबंध काव्य। उसके बाद लिखा गया बीसल देव रासो, जो क्या है? प्रथम वीर काव्य। वो क्या था? प्रबंध काव्य था, और ये क्या है? प्रथम वीर काव्य। ठीक है, 1212 में लिखा गया। जितने भी सन अगर कहीं दिए हो समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीसल देव रासो 1212 में लिखा गया। श्रृंगार जो है इसके अंदर रस है, 4 खंड थे इसके, और वीर गीत है। उसके बाद परमाल रासो आला खंड 1230 में लिखा गया, वीर रस के अंदर और वीर गीत है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा इन्होंने, वीर और श्रृंगार इसके अंदर जो है वो 2 रस है, और 69 समय यानी कि 69 सर्ग जो है वो इसके अंदर है। डिंगल भाषा के अंदर ये लिखा गया, प्रबंध में लिखा गया। डिंगल कौन सी भाषा है बताना मेरे को आप। मेरे हिसाब से तो माफ कीजिए, अवधी, और करते हैं डिस्कस, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर अबाउट डिंगल। उसके बाद देखिए केदार भट्ट है जयचंद प्रकाश 1224, वीर जो है वो रस है।
और ये प्रबंध काव्य था। उसके बाद मधुकर भट्ट ने जयमय जस चंद्रिका लिखा 1243 के अंदर, प्रबंध काव्य है ये भी। शारंगधर ने हमीर रासो लिखा और नला सिंह ने विजयपाल रासो लिखा वीर रस के अंदर 42 छंदों में। और श्रीधर जो है वो रणमल छंद श्रीधर के द्वारा लिखा गया 1456 में। ये वीर रस के अंदर लिखा गया 70 छंद है और डिंगल भाषा के अंदर लिखा गया। एक सेकंड रुके, ये ना कैमरा यहाँ पे अगर फिक्स हो गया ना तो हो ही गया। ये हर वीडियो में समस्या आती है, पता नहीं क्यों आती है। चलो जो ही है, तो ये है जो है डिंगल लिखा गया। याद करने का क्या तरीका है? कुमार रासो, बीसल देव, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद, जयमयंक, हमीर, जयमयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, विजयपाल रासो, नवचंद। जब भी कोई चीज मेरे को याद नहीं होती ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं उसकी ट्रिक बनाती हूँ आपस में जोड़ के। अब मैं क्या करती हूँ, खुमाण, खुमाण और बीसर, परमाल में पृथ्वीराज से मिलने गए। खुमाण और बीसल परमाल में पृथ्वीराज से मिलने गए, वहां पर उन्हें जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका के साथ दिखा। क्या है? वहां पर उन्हें जयचंद प्रकाश या सीधा जयचंद, उन्हें जयचंद जयमयंक के साथ दिखा और उन्होंने कहा कि हमीर विजयपाल रण में मल कर रहा है। दोबारा बता देती हूँ, खुमाण और बीसल देव परमाल में पृथ्वीराज रासो से मिलने गए, वहां पर उनको जयचंद और जयमयंक ने ये बताया कि हमीर विजयपाल जो है वो रण में मल कर रहा है। ये इस तरह से आप याद कर सकते हो, बाकी आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हो, मैं इसके अंदर वो लिखूंगी। और एक बात आप ध्यान रखना, आप अगर एक चीज की ट्रिक बना लेते हो तो उसके बाद उसके कवि जो है वो आपको डायरेक्टली याद हो जाते हैं। ऐसे कोई कोई बड़ा कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। कोई खास इतना मैं नहीं कह रही कि ओ माय गॉड बहुत बड़ी बात है, नहीं, छोटी मोटी चीजें। और जब आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, 2 से 3 या 4 बार पढ़ रहे हो, यू विल डू इट। ठीक है, एक चीज बता देती हूँ, मेरे को हो सकता है ये बात कहे आगे कि आप इतनी इंग्लिश का यूज क्यों कर रहे हो। देखो ऐसा है, मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मुझे हिंदी नहीं आती, नहीं। आई एम क्वालिफाइड 2 टाइम्स नेट एंड जेआरएफ, तो मैं ये बात तो नहीं कहूंगी कि नहीं मुझे जो है वो हिंदी नहीं आती, नहीं, मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती, बहुत अच्छे तरीके से बोल लेती हूँ। लेकिन मैं एक चीज में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि सामने वाले को बात समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करना है, जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश का ही प्रयोग करना है, नहीं। बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, वो चाहे मैं किसी तरीके से भी करवाऊँ। अगर हाँ इंग्लिश आपको थोड़ा ज्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं कम कर लूंगी। ठीक है, बस आदत पड़ी हुई है, बच्चों के साथ भी इसी तरह से बात करती हूँ ना कॉलेज में, तो आदत पड़ गई है वो। लेकिन इट्स ओके, मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगी। आगे देखिए, इनके जो आगे है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यानी कि ये जो शब्द है रासो, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई ये बताने का प्रयास हो रहा है कि इसकी व्युत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई। तो देखिए, गार्सन तासी ने इसकी व्युत्पत्ति मानी राजसूय से, कि राजसूय से रासो का प्रयोग हुआ है। हरप्रसाद शास्त्री ने माना है राजयश से, और नरोत्तम स्वामी ने माना है रासक से, और कवि राज श्यामल दास ने माना है रहस्य से, और काशी प्रसाद जायसवाल ने भी माना है रहस्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जब जेम्स बॉन्ड ने ये बात कही तो उन्होंने कहा रसायन से, रसायन से फिर रास बना और रास से फिर रासो। और नंद दुलारे वाजपेयी ने रास कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक कहा है, उपरूपक जो है इसका फिर रासो बन जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस कहा, दशरथ शर्मा ने रासक कहा, माधा प्रसाद गुप्त ने रासक कहा, और गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, फिर रास, फिर रासा और फिर रासो, और फिर उसके बाद रासो, इस प्रकार से माना। एक चीज मैं बता देती हूँ, ये जो स्लाइड है ये मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको इतना कोई रटने वाली इतनी कोई खास बड़ी बात है नहीं, रटने की जरूरत है नहीं। लेकिन हाँ ये याद रखना, हल्का हल्का दिमाग में रखना कि गार्सन तासी ने क्या कहा था, हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा, कविराज श्यामल दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त, इन लोगों ने। क्यों इम्पोर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक के उस विवाद में भी कहीं ना कहीं है। तो अगर उस विवाद में ये है तो आपको याद रखना चाहिए कि इन्होंने व्युत्पत्ति के संबंध में क्या शब्द जो है वो बताया। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो क्या है। पृथ्वीराज रासो इम्पोर्टेंट जो है वो रासो साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है,
अब देखिए, मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। अब आप समझ जाइए कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। गिव मी सेकेंड ब्रो। हाँ, आगे देखिए कि आचार्य शुक्ल, ये चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों सूत्रों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने ये कहा। उसके बाद देखिए सुशील सेगर ने क्या कहा कि चंद बरदाई को छपियों का राजा कहा है। और बच्चन सिंह ने यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ट्रेजेडी है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कन्वज युद्ध है और इससे इस ग्रंथ का कथानक भी माना जाता है। कन्नौज युद्ध, कन्वज युद्ध कौन सा है? कन्नौज में जो युद्ध होता है ना, वो इसका सबसे बड़ा समय कौन सा? सर्ग। समय टाइम को मत ले लेना, सर्ग, इसके अंदर समय कहा गया है। सर्ग को ये भी याद रखना, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं आजकल लड़की। समय की जगह सर्ग लिख देंगे हम, फ्लो में माफ कीजिए, समय की जगह भाग लिख देंगे हम। फ्लो में लगाया है कि हाँ भाई 69 ही है, गलत कहाँ हो गया क्वेश्चन। फिर उसके बाद लिखा, ओहो हो, छोटी सी मिस्टेक होगी। ये मिस्टेक मेरे से 3 से 4 बार हुई है, यकीन नहीं करोगे आप, 3 से 4 बार ये मिस्टेक हुई है मेरे से। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित कृतियां उपलब्ध है, उसमें रासो के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं। वृहद रूपांतर में अध्यायों को समय कहा गया। याद रखिएगा, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्यम रूपांतर में अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया और लघुत्तम रूपांतर में अध्यायों को खंड कहा गया है। लघुत्तम रूपांतर में अध्यायों का विभाजन नहीं है। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु है: मृगया, अखेट यानी शिकार, विवाह। पिछले वीर काव्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती थी वो था विवाह, युद्ध विवाह। बाजीराव मस्तानी विवाह, हमारे जो पद्मावत जो अमीर खुसरो के जायसी के द्वारा लिखी गई, उसके अंदर भी यही था। सिंघल गए थे मोती लाने, ले आए दीपिका पादुकोण को। उसी प्रकार से हमारे जो है वो बाजीराव जी लड़ने गए थे युद्ध, ले आए दीपिका पादुकोण को। उसी तरीके से हमारे जो ऋतिक रोशन जी है, वो वैसे तो गए थे कुछ राजनीतिक रिश्ते बनाने, अब राजनीतिक रिश्तों के लिए जोधा से विवाह करना पड़ गया, विवाह कर लिया। पिछले सॉरी, आई एम गोइंग टू आउट ऑफ टॉपिक, बट इट्स एक्चुअली कि पिछले समय में यही था भाई, विवाह युद्ध। हमारे एक तो इंडियन सीरियल्स और एक इंडियन सीरियल्स में किडनैपिंग और शादी चलती रहती है, और पिछले वीर काव्यों के अंदर, चारण काव्यों के अंदर यही था, विवाह युद्ध, और कभी कभी जो है वो फन के लिए अखेट। 3 हेतु हैं पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के। सबसे पहला अखेट, शिकार के लिए जाना। दूसरा विवाह किसका होता है पृथ्वीराज रासो से, आप बताओगे। और युद्ध, रण। युद्ध किस किस से होता है ये भी आप बताओगे। उसके बाद देखिए प्रमाणिकता जो है, इसके अंदर प्रमाणिक किस किस ने माना है? तो प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधुओं ने, मोहनलाल विष्णु पांडे ने और कर्नल टोड ने। श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधुओं ने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने और कर्नल टोड ने। ठीक है, SMMK। अप्रमाणिक किस किस ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देवी प्रसाद ने, कविराज श्यामलदास ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, बूलर ने और मुरारी दास ने। मुरारी दास इंपॉर्टेंट नहीं है, बूलर इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कैसे याद करोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बूलर और मुरारी दास। इसकी ट्रिक में बाद में डालूंगी, ये थोड़ा लंबा है ना। उसके बाद देखिए अर्ध प्रमाणिक में मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। MHSD और SMMK, MHSD सिंपल। अप्रमाणिकता की ट्रिक जो है मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आगे देखिए
ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैंने गोविंद पांडे वाली बुक से भी उठाई है, और हल्का फुल्का मैंने माफ कीजिए, दृष्टि वाली बुक से भी जो है वो हल्का सा मैच किया, तो सेम ही चीज है, कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है भाई, बहुत जो है वो अलग है नहीं। और देखा जाए तो जो दृष्टि है ना, वो जिसको मैंने तीन से चार बार पूरी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पढ़ी है, नॉर्मल जैसे पता है मेरे को चीजों के बारे में। तो मैंने देखा कि उन्होंने गोविंद और रामचंद्र शुक्ल को मिक्स करके जो है उसके अंदर डाला गया, कुछ कंटेंट बाहर से उठाए हैं, रामचंद्र तिवारी वगैरह से कुछ हल्के, लेकिन दो चीजें रामचंद्र शुक्ल और ये माफ कीजिए पांडे जो है, इनकी बुक से जो है वो उठाए गए। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद कौन कौन से हैं? कवित, छपैर, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। इम्पोर्टेंट। चंद बरदाई को छपैर चंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में माना है। एक भृंग भृंगी संवाद भी आता है, भृंग भृंगी संवाद, वो आप बताओ कौन से ग्रंथ में आता है, अगर आपने आदिकाल को ढंग से पढ़ा है तो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। किसने? डॉक्टर बुलर ने। और पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र झल्लन ने पूरा किया। चंद बरदाई जो कहते हैं ना कि दे झल्लन हत्ती, ऐसा ऐसा करके एक लाइन आती है, वो झल्लन को अपने बेटे झल्लन को दे गए थे कि आगे की जो ग्रंथ है भाई तुम लिखना, मैं एक बार पृथ्वीराज का जो है वो रक्षा करने जा रहा हूँ, उसको समझाने जा रहा हूँ कि तेरे को क्या करना है, तीर मारना है आंख में, किसके? मोहम्मद गौरी के। उसके बाद देखिए, दूसरे शब्दों में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा, अभी हमने पढ़ा कि यह पृथ्वीराज रासो की एक राजनीतिक महाकाव्य है जो दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालय कृत बीसल देव रासो में मिलता है। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग। कैमासवध में वो अपने मंत्री को मार देता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। प्रमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। और आला खंड को एक ना 2 वीर और भी थे, आप बताओगे अगर आपने पद्मावत देखी है और अगर आपने जायसी को हल्का फुल्का पढ़ा है तो। गोरा बादल नाम से। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। कब? 1865 में। किसने? चार्ल्स इलियट ने। कहां पर? फर्रुखाबाद में। किसको? आलाखंड। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आलाखंड बरसात ऋतु में गाया जाता है, ये आला गीत होता है। एक है ना हमारे सिलेबस के अंदर कहानी भी लगी, उसके अंदर भी गाया जाता है। उसके बाद देखिए, विद्यापति, ओके ये मिसप्रिंट हो गया है। विद्यापति के गुरु का नाम, हम विद्यापति के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ अब हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। देखिए ऐसा है कि एनटीए जो है वो कंटेंट में बार बार सेम बात बोल रही हूँ, एनटीए कंटेंट डालने लगा भर भर के, और ऐसा कंटेंट डालता है जो हमारी आउट ऑफ थिंकिंग होता है, तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है हमको। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीजों को लेकर, और वो क्वेश्चन ना तो हम क्लेम करने योग्य होता है ना हम क्लेम कर पाते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि चाहे हमने अनजाने में लेकिन मिस्टेक कर दी है और इसका कोई हल नहीं। और कई बार एक एक दो नंबरों से 4 रह जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया था कि 104 क्वेश्चन सही करके आ रही हूँ, घर पे आके कूद रही हूँ और माय गॉड इस बात 11 हो जाएगा, आंसर किए आने के बाद और भी खुश की हो जाएगा, आके देखती हूँ तो किसी ने 108 क्वेश्चन सही किए हुए। 216 की जब जाते हुए देखती हूँ ना तो खुद का कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। टाइम बीता जा रहा है, पीएचडी की तरफ जा नहीं पा रही हूँ, कहीं दोबारा जेआरएफ करना ना पड़ जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है। संस्कृत में कौन कौन से है, अवध में कौन कौन से, मैथिली में कौन कौन से? देखिए संस्कृत के अंदर है शैव सर्वसार, अवध में माफ कीजिए, संस्कृत में पहले करते हैं शैव सर्वसार और गंगा वाक्यावली। शैव शिव, गंगा शिव की से रिलेट करके पढ़ोगे याद हो जाएगा। अवध में कीर्तिलता, कीर्तिकता का इजी है। मैथिली में पदावली और गोरक्षबीज। शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, अवध कीर्तिलता कीर्तिकता और मैथिली पदावली गोरक्षबीज जो नाटक, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दुर्गा भक्त तरंगिणी। अब दुर्गा मैया पार्वती, पार्वती मैया शिव की पत्नी, शिव गंगा दुर्गा। अब क्या है कि शिव
जो है शिव के सिर पर गंगा है, और दुर्गा के भक्त जो है वो भू परिक्रमा करते हैं, दान देते हैं, और उन पुरुषों की परीक्षा ली जाती है, तब जाकर उन्हें विभाग सार में लिखनावली मिलती है। लिखनावली का एक टाइप से उनका विभाग जो है वो उनके लेख जो है वो लिखे जाते हैं विभाग के तौर पर। इस तरह से याद कर लो। उसके बाद देखो हिंदी। हिंदी है कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का चित्रण है, सिंपल। और मैथिली के अंदर गोरक्ष विजय जो है उसका गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली चीज है। ठीक है, क्या था? शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, और लास्ट हमारा लिखनावली और गया पतलक वर्णकृत्य। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से हम अगर याद करके चलें तो बेटर है। उसके बाद देखिए विद्यापति तिरुहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, और विभिन्न किसके थे? तिरुहत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये भी आने लगे हमारे क्वेश्चन मिलान वाले में, याद रखना। उसके बाद देखिए विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है। अब श्रृंगारी कवि किस किसने माना है? प्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने, रामकुमार वर्मा ने और रामकृष्ण बेनीपुरी ने। दो सबसे बड़े आलोचक आ गए, रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। ओब्वियसली श्रृंगारी। और भक्त किन किन्हों ने माना है? बाबू ब्रजनंदन साय ने माना, श्याम सुंदर दास ने माना और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गई तो वाला भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रहस्यवादी में तो देखिए हमारे सबसे पहले इतिहास लेखन वाले जॉर्ज ग्रियर्सन जी आ गए, और नागेंद्र नाथ गुप्त आ गए, और जनार्दन मिश्र आ गए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या, कौन सा कवि कहा है? जातीय कवि। और महामहो उपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया। 5 देवों की पूजा करते हैं। कौन कौन? गणेश, शिव, विष्णु, माफ कीजिए गणेश, पंचदेव कौन कौन से थे प्लीज आप बताइए, मेरे को अभी कंफ्यूजन है, याद नहीं। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। बहुत बार आएगा आपके आगे, आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों में उन्हें कई उपाधियों से विभाजित किया है, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, जिसमें मैथिल कोकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। मैंने कहा था ना कि आएगा, कीर्ति लता के अंदर भृंग भृंगी संवाद है, और जो हमारा पृथ्वीराज राष्ट्र है वो शिक्षकीय संवाद है। उसके बाद देखिए विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार, वो विद्यापति के महत्वपूर्ण प्रकाश है वो हम कल की क्लास में करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर। उसके बाद हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। आरोहण मतलब 11 राजाओं का शासन देखा था उन्होंने। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। ठीक है, और क्या बोलते हैं अमीर खुसरो ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। उसके बाद उन्होंने अलाउद्दीन का जो बेटा था, जिसने अलाउद्दीन माफ कीजिए अलाउद्दीन का जो क्या पता मंत्री था, कौन था मेरे को भी याद नहीं है, उसने अलाउद्दीन को मार के राज किया था, उसको भी देखा था, उसके फिर आने वाली नस्ल को देखा था। इस प्रकार से 11 लोगों को देखा था, 11 राजाओं को देखा था। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो 100 बताई है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सपने, गजल आदि। और अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। उक्ति व चित्र यानी उक्तियों को कहकर जो है वो विचित्रता डाल देना किसी भी चीज में। और कुछ महत्वपूर्ण मदद देखिए, च मन तूती हिंदू अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदू पुरुष तानाज गोयम, यानी कि अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझे वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो हिंदू ही पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बता सकूं। जब आपको PYQ आप पढ़ोगे ना, आगे चलता जाए, उसके अंदर एक है ना ये लाइन दी हुई है, सिर्फ इतनी सी कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इतना चीज कि तुम्हें मुझसे जो पूछना फारसी में पूछो। हिंदवी की जगह सिर्फ फारसी कर दिया, देखिए सिर्फ इतना सा चेंज किया है उन्होंने, और इंसान सेकंडों में कंफ्यूज हो जाता है अमीर खुसरो को देखते ही। भाई हो सकता है यार अमीर खुसरो तो है और ये तो मुस्लिम भी है, हो सकता है फारसी में कहा हो इसने भी, मेरे से जो पूछना है फारसी में पूछो।
कंफ्यूजन हो जाती है। अभी नहीं होगी, मेरे को पता है, अभी ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड है तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट टाइम नेट का पेपर देंगे ना, उनको बहुत ध्यान देने की चीज है ये। उसके बाद देखिए लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कौन कौन से आए? लौकिक साहित्य के अंदर सबसे पहले आता है ढोला ढोला मारूरा दोहा। किसके द्वारा रचित है ये? कुशल लाभ के द्वारा, जिनको कल्लोल कवि भी कहा जाता है। ठीक है, 11वीं शती के अंदर लिखा गया। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है, राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है, और राजकुमार ढोला और रामकुमारी मारवणी की कथा है, राजकुमारी, और इनमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और किनके दोहों को? कुशल लाभ के दोहों को। कौन से ग्रंथ को? ढोला मारूरा दोहा को। और किसके बीच की कड़ी माना है? हेमचंद्र और बिहारी को। उसके बाद संदेश रासक अब्दुल रहमान एदामान, अब्दुल रहमान को दमान भी कहा जाता है। ठीक है, 11वीं-12वीं सदी के अंदर ये लिखा गया। देसी भाषा में मुसलमानों द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसे भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। क्या? संक्रांतिकालीन। और संक्रांतिकालीन यानी क्रांति के साथ साथ चलने वाली भाषा। और वे प्रथम धर्मेतर रासक थे, ये बात ध्यान रखिए। प्रथम धर्मेतर, धर्म से इतर, और 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का विरह युक्त काव्य है। 3 प्रकरणों में, प्रकरण या प्रकरण। वसंत विलास इसके रचनाकार अज्ञात हैं। 13वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया। बसंत और ऋतुओं स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन किया गया है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन पादा प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया गया है, और 84 दोहों को ही वास्तविक जो है वो ग्रंथ माना गया है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप जो है वो लिखी। ठीक है, अगला देखिए, अमीर खुसरो की रचनाएं जो है वो कौन कौन सी है? तो इन्होंने खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां और दोस्त हैं, ये वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य जो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखा गया। उसके बाद 1253 के अंदर जो है वो लिखी गई। पहेलियों और मुकरियों में उक्ति विचित्र की प्रधानता है। खालिकबारी फारसी और हिंदी शब्दकोश है, और नूह सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। उसके बाद देखिए विद्यापति पदावली, विद्यापति के द्वारा लिखी गई 14वीं शताब्दी के अंदर श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है, और निराला ने इसको क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। मैंने कहा था ना आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए गद्य साहित्य। गद्य साहित्य, लौकिक साहित्य के बाद गद्य साहित्य कौन कौन सा रहा? कुविल्यमाला कहा उद्यतन सूरी के द्वारा लिखा गया 9वीं शताब्दी के अंदर। ये आरंभिक उल्लेख के ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसके कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप है। उसके बाद देखिए राउल रोड कवि के द्वारा लिखा गया 10वीं शताब्दी के अंदर। यह शिलांकित कृति है और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका का नखशिख वर्णन है, और साथ ही कलचूरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। इससे हिंदी में नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। नखशिख वर्णन की परंपरा का आरंभ किससे होता है? राउल बेल से, जो किसके द्वारा लिखा गया? रोड कवि के द्वारा। ठीक है, अगला, बस दैट्स इट। आज की क्लास होती है हमारी यहीं पे खत्म। कल जो है हम करेंगे आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां, जिसके अंदर हम विद्यापति की पदावली की पढ़ेंगे, और जितने भी हमने आदिकाल के कवि पढ़े उन सब की महत्वपूर्ण पंक्तियां, उन्होंने क्या क्या बोला, किस ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो रिपीटेड आ रही हैं, पीवाईक्यूज के अंदर आ रही हैं, वो सारी जो है वो हम करेंगे। और उसके अलावा हम पहेलियां भी करने वाले हैं, जो मुझे बड़ी पसंद है, जो अमीर खुसरो की है, वो हम करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, और आज का विषय कल का विषय जो है वो हमारा आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां रहेंगी, और उसी के साथ हमारी कल आदिकाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे भक्ति काल, जो मेरा सबसे फेवरेट जो है वो है आदिकाल। और अगर बात करूं आधुनिक काल की, आधुनिक काल के अंदर मुझे धूमिल बहुत पसंद है। उसके अलावा नागार्जुन भी बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, और भवानी प्रसाद मिश्र के सतपुड़ा के जंगल जब से मैंने पढ़ी है तब से मेरे को बहुत पसंद। गोपाल दास नीरज की एक कविता भी पढ़ी थी मैंने, वो भी पसंद है। हरिवंश राय बच्चन को पढ़ना है, उनकी पढ़ने के बाद मैं देखूंगी कि कैसे हैं। और रही बात गद्य साहित्य की, तो उसके अंदर मैंने तुलसीराम जी की मुरधैया पढ़ी थी, और मुरधैया के बाद अपने आप मेरा मन किया था कि मैं मणिकर्णिका पढ़ूं, जो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ अभी तक भी। लेकिन मेरा बहुत मन था कि जब मैंने तुलसीराम की मुरधैया पढ़ी ना, हंसी, कभी घिन, कभी गुस्सा, जो सम्मिलित एहसास मुझे हुए हैं ना, सम्मिलित भावनाएं जो मेरे अंदर जागी है, वो बड़ी ही मुश्किल हो गई थी मेरे लिए कि मैं किस प्रकार से जो है इन भावनाओं को किस प्रकार से अपने अंदर कंट्रोल कर पाऊँ, किस प्रकार से इन चीजों को समेटूं। मैंने बहुत अच्छा लगा था तुलसीराम का मुरधैया। उसके बाद मणिकर्णिका। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी कि मेरे हिसाब से आपको गोदान, धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता, और
तुलसी राम जी की मृदैया पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी है ना, तो आप लॉस में चल रहे हो, आपको पढ़नी चाहिए। जो मैंने पढ़ी, मैं अपने बेस पे कह रही हूँ, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो सोना है हमारे हिंदी साहित्य का, सोना सोना। और जो मुझे भी पढ़नी है, साथ साथ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। जब धीरे धीरे सिलेबस खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम चीजें चलेंगे ना कि हाँ अब हम सिलेबस के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तब हम एक क्लास चलाएंगे, उसके अंदर हम यही चीजें पढ़ा करें। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यही खत्म। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नई टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारा कंटेंट करते हैं, और इसी तरह पढ़ते पढ़ते हमारे सिलेबस की एंड तरफ बढ़ते हैं। आप सबको अभी से ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से क्रैक करने वाले हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करते हैं यही खत्म और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। सबको बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिए।